तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस का। क्या क्वेश्चन है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्काली मेटल्स मेटल आयंस इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो है आपका साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है ऐसे ही आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? स्मॉल साइज जितना होगा उतना ही ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा और उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करती है चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आपके जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मॉलिक्यूल या मेटल आयन को सराउंड करेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। ठीक है। अब ये हमें देख रहे हैं सारे के सारे हमें अल्कली मेटल आयंस दिए हैं, सबके ऊपर +1 चार्ज है, तो चार्ज वाला फैक्टर तो आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर आपका वर्क करेगा? साइज वाला फैक्टर। अब अगर हम साइज की बात करें तो आपका अल्कली मेटल आयन कैसे होते हैं ग्रुप पे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? लीना की रब से फ्रेंडशिप, उसके बाद क्या होता है? फ्रेंडशिप। ठीक है। तो ये हो गया आपके अल्काली मेटल्स। अब इन अल्काली मेटल्स में इस ग्रुप में नीचे जाते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी लिथियम आयन की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1, 2, 3। ये 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयन के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है पोटेशियम आयन हमारी किसमें प्रेजेंट है? विद इन द सेल फ्लूइड्स। सेल फ्लूइड्स में ये आयंस प्रेजेंट है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो कह रहा है दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। कह रहे हैं कि जो आपकी पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस हैं ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं। देखिए, जब हम एंजाइम्स पढ़ते हैं तो हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एंजाइम एक्टिवेशन, एक पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिटर। एक्टिवेशन जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और इनहिबिटर्स जो एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसका जो एंजाइम का प्रोसेस है, जो उसका वर्क है, वो काम करने से उसको रोकते हैं। ठीक है। तो जो पोटेशियम आयंस हैं या फिर आपकी जो कैल्शियम आयंस होते हैं या मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ये एंजाइम के लिए एज अ एक्टिवेटर यूज की जाती हैं। ये आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। देखिए, जो आपकी ग्लूकोज है जब हम इसके ऑक्सीडेशन करते हैं तो एटीपी जो आपकी एनर्जी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, ये रिलीज होती है। बट जब ये एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे जो आपका पोटेशियम आयन है इसका कोई भी रोल नहीं होता। बाकी बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं जो इस कन्वर्जन में रोल प्ले करते हैं, बट पोटेशियम आयन का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये कैसी हो गई? गलत। देन जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है अलोंग विद सोडियम आयंस, मतलब पोटेशियम आयन और सोडियम आयन दोनों आयंस आपकी ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। जो आपका सोडियम पोटेशियम का पंप होता है और जो आपके नर्व सिग्नल के जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आयंस इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपकी करेक्ट है। तो इस केस में आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देखें तो देखिए जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। The question is, a metal on combustion in excess of air forms X. X upon hydrolysis with water yields H2O2 and O2 along with another product. The metal is Rb, Mg, Li or Na. So now the metal on combustion excess air forms X. So any metal on combustion with excess air means with oxygen forms oxide, peroxide or superoxide. And this X upon hydrolysis with water yields H2O2 and O2 along with another product. So we can get to know from its hydrolysis product that X is a superoxide, because the superoxides on hydrolysis form the hydrogen peroxide H2O2 and metal hydroxide MOH and oxygen.
So these are the hydrolysis products of superoxide. So therefore, among the given metal, the metal which on combustion in excess air forms a superoxide will be our correct option. So therefore, the first option is our RB, that is rubidium. So if with a rubidium reaction with oxygen, it forms RbO2, that is rubidium superoxide, and this rubidium superoxide on hydrolysis, it forms rubidium hydroxide plus hydrogen peroxide plus oxygen. So our metal is rubidium A. We can also check the other options. So option second is Mg, magnesium. So the magnesium reacts with oxygen and then it forms magnesium oxide, MgO. Now since it forms oxide, so it cannot be our desired metal, because you know that only superoxides on hydrolysis produces the hydrogen peroxide, metal hydroxide and oxygen. So this option would be wrong. Option third is Li, lithium. So lithium on reaction with oxygen forms lithium oxide. So again this option will be wrong. And the last option is Na, sodium. So sodium upon reaction with oxygen, it forms sodium peroxide, it is Na2O2. So again this option will also be wrong, because you know that, and we need to remember that superoxides on hydrolysis forms hydrogen peroxide, metal hydroxide and oxygen. So actually our superoxides, and only superoxide is our this rubidium superoxide, RbO2, which in hydrolysis gives the desired product. So therefore our metal is rubidium A. So our option is option A, Rb. Thank you. Our question is the hardness of a water sample in terms of equivalents of calcium carbonate containing 10⁻³ molar calcium sulfate is molar mass of calcium sulfate equal to 136 gram per mole. Here we are given molar mass of calcium sulfate equal to 136 gram per mole. Now molar mass of calcium carbonate equal to 100 gram per mole. As we know that hardness is expressed in terms of calcium carbonate. So moles of calcium sulfate is, which is given, moles of calcium sulfate equal to 10⁻³ molar. So moles of which is equal to 10⁻³ moles per liter calcium sulfate, which is equivalent to 10⁻³ mole per liter calcium carbonate. Therefore, moles of calcium carbonate in water sample. Therefore, here moles of calcium carbonate in water sample equal to 10⁻³ molar. And mass of water, we know that mass of water equal to 1000 gram. Mass of water equal to 1000 gram. Here we are given 10⁻³ molar calcium sulfate, okay, which is 0.001 moles of calcium sulfate, means 136 milligram of calcium sulfate dissolved in 1 liter of solution. So assuming density of water to be unity, which is 1000 ml and which is equal to 1000 gram, that's why we contain
1000 gram here. Okay. Now hardness in part per million. We know that to calculate the hardness in parts per million, it is equal to 100 into 10 raised to the power minus 3 divided by 1000 multiplied by 10 raised to the power 6, which is equal to 100 parts per million. The hardness of a water sample containing 10 raised to the power minus 3 molar calcium sulfate expressed as calcium carbonate equivalents are 100 parts per million. It is equal to 100 parts per million here.